हाय गाइस, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू द चैनल पीकास्ट वेब। फिर एक वीडियो बना रहे हैं अभी। लास्ट वीडियो बनाई थी कुछ 3 महीने पहले, तो फिर टाइम नहीं मिला। काम में रहते हैं तो लग जाता है टाइम नहीं मिल पाता है वीडियोस का। बट बीच में एक ऑब्ज़र्व किया टॉपिक जिसको बनाने की मेरे को लगा ज़रूरत है। तो ऐसा था कि लोगों ने पूछा, यार प्रीकास्ट होता कैसे है, क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है अगर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो। और मेन चीज़ ये थी, ये कोई खाली फ्रेशर्स का या स्टूडेंट्स का सवाल नहीं था। ये जो ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं 10 साल से 15 साल से, बट अभी तक उन्होंने खाली कन्वेंशनल ही किया है, कन्वेंशनल वे में ही कंस्ट्रक्शन की है। और अभी वो एक सेक हाँ, तो खाली कन्वेंशनल वे में ही उन्होंने अभी तक कंस्ट्रक्शन की है। अभी वो उनके सामने कोई नया प्रोजेक्ट आया है जो प्री कास्ट में होना है, ठीक है ना। तो उन लोगों की क्वेरीज आई थी, आप बताइए थोड़ा कैसे करना है, क्या करना है। तो मेरे को लगा कुछ इसके ऊपर बना सकते हैं, तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले काफ़ी वीडियोस हैं, पिछली वीडियोस जिन पे अच्छा एक क्राउड दिखा, मेरे को इंटरेस्ट दिखा लोगों का, और उस पर कमेंट्स भी आते रहते हैं क्या क्या टॉपिक उनको वीडियोस चाहिए, तो आप वो भी देख सकते हैं। फ़िलहाल आज की वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रीकास्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, वो वीडियो का टॉपिक का नाम है डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट फॉर प्रीकास्ट। तो ये फ्रेशर्स जो हैं उनके लिए तो है ही, बट ऑफ कोर्स जो अच्छी कंपनीज में हैं और प्रीकास्ट में काम कर रहे हैं और एज अ कॉन्ट्रैक्टर किसी को काम दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे, प्रीकास्ट का कॉन्ट्रैक्ट पे किसी को काम दिया है, बट दे आर इन क्लाइंट। तो ऐसी कुछ क्वेरीज आई कि उसके लिए क्या करना है। मतलब उन्होंने अभी तक कन्वेंशनल में ही काम करा है, तो कन्वेंशनल का तो ऑफकोर्स उनको नॉलेज है अच्छा खासा, बट प्रीकास्ट का नहीं है, उसके लिए उनको इश्यूज आ रहे थे। तो मैंने कहा देखते हैं, ट्राई करते हैं अपन क्या बता सकते हैं उसमें। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक का नाम है डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट फॉर प्रीकास्ट। तो फर्स्ट में हमारे आज के इसमें टॉपिक्स क्या क्या आएंगे। तो 5-6 मेन मेन चीज़ें जो एक पूरे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए लगती हैं, या प्रोजेक्ट को करने के लिए बीच में जो भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो लगती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है फाइनलाइजिंग कॉन्ट्रैक्टर प्रीकास्ट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हमें देखना पड़ता है, समझना पड़ता है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को काम देने से पहले, किसी भी प्रीकास्टर को काम देने से पहले। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मेन चीज़ होती है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होता है यार जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में। तो जैसा हम अपने कन्वेंशनल वे में करते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं ऐड ऑन हो जाती हैं प्रीकास्ट में, वो हम बताएंगे आगे। ड्राइंग सबमिशन कैसे होता है, क्या क्या उसमें रिक्वायर चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी पड़ती है। बिल ऑफ क्वांटिटीज़, क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड चेकलिस्ट रिपोर्ट्स। तो एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। पहला हम आ गए हैं फाइनलाइजिंग कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रीकास्टर। प्रीकास्ट का काम देना किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, ये पहला अपना स्टेप होता है अपना एक प्रोजेक्ट में, प्रीकास्ट प्रोजेक्ट में एक अच्छा प्रीकास्टर ढूंढना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ प्रोजेक्ट। प्रीकास्टर बहुत हैं, हाँ, इंडिया में आजकल आते जा रहे हैं, बट दिक्कत क्या है ना कि क्वालिटी बहुत ज़रूरी है काम में। खाली काम दे देना, काम चालू कर देना, वो दिक्कत नहीं है। कुछ लोग होते हैं काम स्टार्ट करके बीच में रोक देते हैं, XYZ प्रॉब्लम्स की वजह से। कुछ होते हैं काम करते रहेंगे बट क्वालिटी का कोई अता पता नहीं है, तो वो नहीं करना है हमको। तो कुछ पॉइंट्स हैं, एक एक करके मैं बता देता हूँ। प्रीवियस प्रीकास्ट प्रोजेक्ट्स डन बाय कॉन्ट्रैक्टर, जो भी आप कॉन्ट्रैक्टर्स को देख रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, किस किस कॉन्ट्रैक्टर ने पिछले कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं प्रीकास्ट में, वो आपको देखने चाहिए। फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ प्रीवियस वर्क फॉर क्वालिटी, जो भी उसके प्रोजेक्ट करे हुए हैं उनमें से हम किस किस का फिज़िकल इंस्पेक्शन कर सकते हैं, जिसका पॉसिबल है जाके हमको क्वालिटी ज़रूर देखनी चाहिए। और जो क्लाइंट्स हैं जिनके लिए उन्होंने काम किया है उनसे रिव्यू ज़रूर लेना चाहिए कि ड्यूरिंग वर्क कैसा था, उसके बाद उनको क्या क्या दिक्कत आ रही है हैंड ओवर के बाद। तो ये चीज़ें हैं जो अपने को याद रखनी है।
हमेशा 3 से 4 कोट लें। ऑलमोस्ट ऑफकोर्स हर कंपनी करती है कि 3 से 4 कॉन्ट्रैक्टर से कोट आएगा। उनकी क्वालिफिकेशंस देखी जाएगी, क्या क्या काम किए हैं, पैरामीटर्स सारे देखे जाएंगे, तो वो तो मैंडेटरी है, वो लेने ही चाहिए। वैल्यू ऑफ प्रीवियस प्रोजेक्ट, पहले प्रोजेक्ट्स से उनकी कितनी वैल्यू थी, कितने बड़े प्रोजेक्ट किए हैं। ऐसा ना हो कि आप उन्हें 500 करोड़ का काम दे रहे हैं, 100 करोड़ का काम दे रहे हैं, उन्होंने आज तक 3-4 करोड़ का ही काम किया है। बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है चीज़ें समझने में कि छोटा काम और बड़े काम करने में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, कंपनियाँ कितना टर्नओवर है ध्यान रखना है। प्रीवियस क्लाइंट्स जैसे हमने बात की, कौन कौन किस किस प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम किया है। टाइम टेकन टू कंप्लीट द प्रीवियस प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कितना टाइम लगा उसको प्रीवियस प्रोजेक्ट ख़त्म करने में, और अगर डिले हुआ तो उसके रीज़न क्या थे। ऐसा नहीं है हर बार कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से डिलेज होते हैं, बट समटाइम देयर आर डिलेज फ्रॉम क्लाइंट साइड एज वेल। कई बार आर्किटेक्चर प्लान्स टाइमली नहीं मिल पाते हैं, कुछ नॉर्म्स ऐसे होते हैं, कंपनी के काम बीच में रोक दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज में ऐसा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो दिन में काम नहीं हो पाता है, दिन में बंद कर देते हैं वो धूप में काम करने के लिए। तो वो चीज़ें समझने की कितना टाइम का एक्चुअल प्रोजेक्ट था और कितना टाइम लगा उसमें, और क्लाइंट से फीडबैक लेना ही चाहिए जो प्रीवियस क्लाइंट है उनके, क्या क्या उनका फीडबैक है, रिव्यू है फॉर द टेक्नोलॉजी, फॉर द प्रोजेक्ट, फॉर द कॉन्ट्रैक्टर, कैसा कॉन्ट्रैक्टर है, कैसा काम करके देता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट लाता है प्रोजेक्ट पे जब आप कॉन्ट्रैक्टर को फाइनलाइज करते हैं। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखें। नेक्स्ट चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स सेम बनता है ऑलमोस्ट पूरा जैसा कन्वेंशनल का बन रहा है, बट कुछ चीज़ें मेन हैं जो आप ऐड करनी पड़ती है आपको प्रीकास्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल। शायद अगर कोई नया क्लाइंट है जो पहली बार टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं प्रीकास्ट, शायद उनसे मिस हो जाती है, बट वो ये ध्यान रखें। ये इसीलिए वीडियो है कि लोगों को ये समझ आए कि ये भी ज़रूरी है। मटेरियल स्पेसिफिकेशन हम जनरली क्या करते हैं, सीमेंट का लिख देते हैं, रिबार का लिख देते हैं कि इसमें का होना चाहिए, बट प्रीकास्ट में क्या है, बहुत सारी कनेक्शन एसेसरीज हैं जो स्ट्रक्चरली इम्पैक्ट करती हैं, जैसे वायर लूप हो गया, लिफ्टिंग एंकर हो गया और ग्राउट हो गया। ये भी आजकल मार्केट में, स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट में, बहुत ज़्यादा मेक्स में मिलने लगे हैं, बहुत अलग अलग मेक में आने लगे हैं, बहुत लोकल मेक्स में भी आने लगे हैं। तो हर चीज़ का यार थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन आजकल कोई भी करा के दे देता है। ठीक है, किसी भी लैब से कोई भी अप्रूव करा रहा है आजकल, बट हमको थरली समझना है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट पे कौन सा मेक का प्रोडक्ट वाइबल है, फिजिबल है और अच्छा है, वो हमको मेंशन करके देना है अपने कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में। वायर लूप है तो वायर लूप अलग अलग कंपनी के आते हैं, हेल्फन आता है, ओरेकल आता है, एक्समेट आता है, तो इनके मेक आप मेंशन करके दें। जो भी अच्छा लग रहा है, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जो भी आप अपनी स्टडी करें, रिसर्च करें, उसके हिसाब से आपको जो अच्छा लग रहा है। सेम लिफ्टिंग एंकर, सेम ग्राउट और रिबार और सीमेंट तो सब देते ही। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में जो मेंशन करनी चाहिए अगर आप एज अ क्लाइंट एक्ट कर रहे हो उस प्रोजेक्ट पे। दूसरा आता है ड्राइंग सबमिशन। 3-4 पॉइंट्स है, एक एक करके डिस्कस करने। आर्किटेक्चर जो ड्राइंग होंगी वो हमेशा क्लाइंट की साइड से प्रोवाइड करी जाएंगी। दो चीज़ें हैं, या तो क्लाइंट स्ट्रक्चर ड्राइंग्स भी अपने स्कोप में ले ले, बट जनरली ईपीसी दिया जाता है, सारा कॉन्ट्रैक्टर को ही देना चाहिए एक्चुअल में। तो वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपसे अप्रूवल लेके एक अच्छे स्ट्रक्चर डिज़ाइनर से उसको बनवाएगा। ठीक है, आपने आर्किटेक्चर प्लान दे दिया। सेकंड आता है फ्रेमिंग प्लान शुड बी फ्रीज आफ्टर डिस्कशन बिटवीन क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर। आर्किटेक्चर प्लान देने के बाद पहली चीज़ जो बनेगी वो फ्रेमिंग प्लान बनेगा। वो उसमें बहुत चेंजेस होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, कितना हाइट होगा, कितना विड्थ होगा, कहाँ से क्या चीज़ कनेक्ट होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो दोनों क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में डिस्कशन होना चाहिए। सेकंड चीज़ आती है फेज वाइज शेड्यूल फॉर ड्राइंग सबमिशन। कॉन्ट्रैक्टर हमेशा क्लाइंट को लेना चाहिए कि कब कब, अगर बीइंग क्लाइंट आपने कॉन्ट्रैक्टर को ही दिया है कि आप ही स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बनाएं, तो वहाँ से एक ड्राइंग सबमिशन का शेड्यूल आना चाहिए, किस किस स्टेज पे कौन कौन सा ड्राइंग आएगा। पहले फाउंडेशन ड्राइंग आएगा, फिर फ्रेमिंग प्लान्स आएंगे आपके, उसके बाद शॉर्ट ड्राइंग्स आनी चालू होंगी,
फ्लोर वाइज चालू होंगी, तो वो किस किस स्टेज पे उनकी क्या क्या डेट्स रहेंगी। और एक नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसमिटल ऑफ ड्राइंग्स टू बी सबमिट टू क्लाइंट। ट्रांसमिटल क्या होता है, जैसे आपने ड्राइंग ली, पहला एक फ्रेमिंग प्लान आया, 90% 80% श्योरिटी होती है कि रिविजन्स तो आते ही हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, रिविजन्स आते ही हैं ड्राइंग्स में। तो ट्रांसमिटल उन रिविजन्स को मेंटेन रखता है। फॉर एग्जांपल 1 तारीख को R0 आया, उसके बाद R1 आया 5 तारीख को, या फिर कुछ छोटा मोटा चेंज हुआ, फिर उसके बाद 15 तारीख को, 20 तारीख को एक R2 आया। तो जो रिविजन्स के नंबर हैं ये कब कब आए, सो दैट सबकी नॉलेज में रहे कौन सा रिवीजन चल रहा है। ऐसा ना हो क्वालिटी वाले के पास R3 है बट प्रोडक्शन वाला R2 से ही बना रहा है। तो एक ट्रांसमिटल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग इसको छोड़ देते हैं, इधर उधर छोड़ दिया, नहीं फॉलो किया, बट होना चाहिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है नहीं तो कोऑर्डिनेशन में। लास्ट पॉइंट आता है ऑल द स्ट्रक्चर, फ्रेमिंग प्लान, शॉप ड्राइंग एंड डिज़ाइन कैलकुलेशन मस्ट बी वेटेड फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट अथॉरिटी एंड टू बी प्रोवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्टर टू द क्लाइंट। वेटेड डिज़ाइन कैलकुलेशन, देखो ये भी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में ही लिखा जाता है, बट ये चीज़ छोड़ देते हैं कि वेटेड होनी चाहिए ड्राइंग किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से, जैसे IIT हो गया, NIT हो गया, बिट्स हो गया, जो भी आपका करके देने वाला है वेट है ना, आप वो भी क्लाइंट मेंशन कर सकता है चाहे तो कि किस यूनिवर्सिटी से कराना है, और उसमें डिज़ाइन कैलकुलेशन ज़रूर वेट कराएं, ये मैंडेटरी है। डिज़ाइन कैलकुलेशन होनी चाहिए, ये ज़रूर वेटिंग होनी चाहिए कहीं से भी ना, ड्राइंग्स तो होती है बट डिज़ाइन कैलकुलेशन भी वेट कराई जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं ड्राइंग सबमिशन के लिए जो ड्राइंग फाइनलाइज करते वक्त याद रखने हैं क्लाइंट्स और कॉन्ट्रैक्टर दोनों को। बिल ऑफ क्वांटिटीज़, POQ, बिल ऑफ क्वांटिटीज़ कन्वेंशनल में भी बनता है और हर जितनी भी टेक्नोलॉजी है कंस्ट्रक्शन की सब में बनता है, बट प्रीकास्ट में क्या क्या हमको ध्यान रखना है, BOQ कहाँ से आएगा, कौन देगा, ये मैं एक बार समझ लेते हैं। बिल ऑफ क्वांटिटीज एलिमेंट टू बी सबमिट बाय कॉन्ट्रैक्टर टू द क्लाइंट ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइंग्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बिल। एक बार ड्राइंग आपकी फाइनल हो गई, फ्रेमिंग प्लान आ गया, फ्रेमिंग प्लान के बाद ही आप बिल ऑफ क्वांटिटी सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि वहीं से आपको नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाते हैं और कितना स्टील लगना है, कितना कंक्रीट लगना है, वो सब उसमें आ जाता है। तो ये क्लाइंट के पास ज़रूर होना चाहिए, एटलीस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए पर फ्लोर पे कितना आ रहा है, सो दैट एक प्लानिंग बन सके कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट दोनों के साइड से। इट मस्ट बी वेरीफाइड वंस विद ड्राइंग बाय द क्लाइंट। क्लाइंट को ड्राइंग से हमेशा वेरीफाई करना चाहिए बिल ऑफ क्वान्टिटी। ऐसा नहीं है कॉन्ट्रैक्टर ने दे दिया और आपने समझ लिया, कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से बना के देगा, कुछ इफ़ एंड बट्स हो सकते हैं उसमें, आप प्लीज़ उसको वेरीफाई ज़रूर करें। Billing in precast can be done on the basis of number of elements produced, erected और वॉल्यूम casted। तो बिल ऑफ क्वांटिटीज में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे, कितने हैं टोटल कि जो हमको उनको प्रोड्यूस करने हैं और जो इरेक्ट करने हैं, और वॉल्यूम भी मिलेगी। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें हैं जो कॉन्ट्रैक्टर के काम आती हैं, ये दो चीज़ें हैं जो क्लाइंट के काम आएंगी, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे बिलिंग होती है। ये चीज़ आपके पास होंगी तो ही आपको पता रहेगा एक फ्लोर पे कितना क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट आ रहा है, कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, कितने वॉल्स हैं, कितने स्लैब्स हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है बिल ऑफ क्वांटिटी में। BOQ पूरा तो बनेगा ही, बट ये चीज़ों का थोड़ा खास ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा। नेक्स्ट आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड चेकलिस्ट। क्वालिटी इंस्पेक्शन कन्वेंशनल में होता है, हर जगह होता है, हर टेक्नोलॉजी में होता है, बट उसके लिए एक या दो लोग रख लेते हैं, वो जाके चेक करके आ जाते हैं, हो गया क्वालिटी इंस्पेक्शन। बट प्रीकास्ट में ऐसा नहीं है, देयर शुड बी अ प्रॉपर सिस्टम। आप ऐसा समझो प्रीकास्ट एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जैसे गाड़ी बन के जा रही है कहीं से, एक फैक्ट्री से गाड़ी बनती है, उसका हर एक फेज़ में क्वालिटी इंस्पेक्ट होता है, हर चीज़ को प्रॉपरली देखा जाता है। ऐसे ही प्रीकास्ट है, हर एलिमेंट को फैक्ट्री में ही चेक करना है अच्छे से, उसके बाद साइट पे जाके अलग से चेक करना है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वालिटी इंस्पेक्शन, और इसमें क्या क्या चेकलिस्ट यूज़ होंगी वो हम बात करते हैं। पहले पॉइंट पर आता है क्वालिटी इज द की स्पेक इन प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन टू बी मेंटेन विद प्रीसाइज डायमेंशन। तो डायमेंशन जो है
प्रीकास्ट में 2 से 3 mm का टॉलरेंस है, IS कोड भी यही कहता है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है प्रॉपरली चेकलिस्ट मेंटेन करना ईच एंड एवरी डायमेंशन की और हर एक सिंगल एलिमेंट की, ठीक है। इन प्रीकास्ट क्वालिटी चेक आर टू बी डन एट द एवरी फेज, हर डिफरेंट फेज पे होते हैं, जैसा मैंने बताया चेकिंग। तो एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। फिक्सिंग ऑफ प्लेटफॉर्म एंड टेबल, जब हम नए फैक्ट्री कोई भी लगा रहे हैं या पुरानी फैक्ट्री कहीं से ली उसको वहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं कुछ चीज़ को दोबारा से, तो उसका इंस्पेक्शन होता है। और कॉन्ट्रैक्टर तो करेगा ही करेगा, साथ में क्लाइंट को भी करना है। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर का काम है छोड़ दिया वही करेगा हम बाद में देखेंगे, नहीं, आप भी चेक कर लो ताकि काम ना बढ़े आगे के लिए ना। जो भी प्रोडक्ट लिख ले अल्टीमेटली लॉस ऑफ मटेरियल, लॉस ऑफ मैन पावर हो गई होगा अगर ख़राब हो गया तो दिस शुड बी इंश्योर फ्रॉम बोथ द साइड्स। जब हम फिक्स करते हैं ड्यूरिंग फिक्सिंग ऑफ प्लेटफॉर्म एक चेकलिस्ट बनती है जिसको हम बोलते हैं PPAP, PPAP बोल देते हैं उसको जनरली। दिस इज़ प्री पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, क्या क्या पार्ट्स लग रहे हैं उसमें, है ना। तो उसको प्रॉपर 90 डिग्री में होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, ज़्यादा उसमें स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये चीज़ें चेक करनी है हमको। उसके बाद उस पर मोल्ड तैयार होते हैं। मोल्ड जब तैयार करेंगे तो प्रॉपरली एज पर शॉप ड्राइंग सारे डायमेंशन हमको चेक कर लेने हैं। पहला जब मोल्ड तैयार होता है उसकी लॉकिंग सिस्टम ज़रूर चेक करना है, कहाँ कहाँ से बोल्ट है, कहाँ कहाँ पे मैग्नेट्स हैं, उसमें मैग्नेट्स ज़रूर चेक करनी है। वेल्डिंग अगर कहीं करी गई है तो वो ज़रूर चेक करना है, वेल्डिंग जो है प्रॉपरली वेल्डेड है क्या। तो ये चीज़ें होती हैं जो चेक करी जाती हैं ड्यूरिंग द मोल्ड प्रिपरेशन। मोल्ड प्रिपरेशन होने के बाद एक होता है प्री पोर। मोल्ड प्रिपेयर हो गया, आपने उसमें स्टील मैश डाल दिया, आपने MEP का पूरा काम कर दिया, लिफ्टिंग एंकर डाल दिए, ये सारी चीज़ें प्री पोर में आ जाती है। एक बार मोल्ड रेडी हो गया, प्रोडक्शन वाला आपको बोलेगा भाई रेडी, आप चेक कर लो। क्वालिटी वाला जाके चेक करता है कि सब कुछ अपनी जगह पे है क्या। लिफ्टिंग एंकर्स हैं, मतलब 10 से 20 तरह की चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी हो, प्रॉपरली फिटेड होनी चाहिए, क्योंकि एक बार कास्ट हो गया तो फिर वो चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा होता है कास्टिंग होने के बाद वो डिमोल्ड हो जाता है। डिमोल्ड होकर जब बाहर निकलने वाला होता है एलिमेंट, उस टाइम पे होता है पोस्ट पोर चेकिंग, उसको बोलते हैं। जो हमारा कास्टिंग के बाद हो गया, जो आपने आज कास्टिंग किया तो कल उसको डिमोल्ड के बाद आप उसको चेकिंग करेंगे कि जैसा ड्राइंग में है वैसा ही सब कास्ट होकर निकला है। ऐसा क्यों करते हैं, हो जाता है कभी कभी जब हम वाइब्रेट करते हैं कंक्रीट के टाइम पे कुछ इंसर्ट आइटम्स हिल जाते हैं वाइब्रेशन के टाइम पे, है ना। तो वो चीज़ हम फैक्ट्री में ही सही करके साइड पे भेज दें अगर ऐसा हुआ है तो उसके लिए पोस्ट पोर किया जाता है। चेकलिस्ट टू बी फॉलोड फॉर ईच एंड एवरी स्टेप एंड सेपरेटली फॉर एवरी एलिमेंट। हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग चेकलिस्ट बननी चाहिए। ऐसा नहीं है 10 एलिमेंट का नाम एक चेकलिस्ट लिख दिया, वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिस्पैच रजिस्टर टू बी प्रिपेयर और ट्रैक द एलिमेंट। एक डिस्पैच रजिस्टर बनता है कि आपके फैक्ट्री में कितने एलिमेंट है, प्रोड्यूस कितने हुए थे और साइट पे कितने चले गए। तो इससे आपको एक ये रहता है कि कोई एलिमेंट छूट तो नहीं गया ना, यहाँ से फैक्ट्री से साइट पे जाना। तो फैक्ट्री वाला यहाँ से एक डिस्पैच रजिस्टर बना के भेजता है। ये डिस्पैच का फॉर्मेट होता है कि मैंने इस वाले ट्रेलर में इतने एलिमेंट्स भेजे हैं और साइट पे उतने ही रिसीव हुए हैं, वो दोनों तरफ से साइन किया जाना चाहिए। आजकल बहुत अलग अलग सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनके थ्रू आपको पेपर वर्क ख़त्म कर दिया है। मैं बताया तो कैसे काम करते हैं। बेसिकली एक ऐप आ गई है, ऐप में एलिमेंट का फ़ोटो रहेगा, किसने चेक किया वो रहेगा, प्रोडक्शन इंजीनियर कौन था वो रहेगा। अगर एलिमेंट में कहीं भी इशू है तो क्वालिटी वाला उसकी फ़ोटो खींच के डाल देगा। और वो जब तक हायर लेवल जो भी आपने उस ऐप में डलवा रखा है वहाँ से अप्रूव नहीं होगा, आप क्वालिटी उस एलिमेंट के लिए कॉन्क्रीट ही रिलीज़ नहीं होगा। तो ऐसी ऐप्स है जिसमें पेपर वर्क ख़त्म हो जाता है। तो जो क्लाइंट है, अच्छे क्लाइंट है, उनको ये लेना चाहिए ताकि अप्रूवल अथॉरिटी हमेशा उन्हीं के पास रहे। तो ये था क्वालिटी इंस्पेक्शन और चेकलिस्ट के लिए आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए। तो ये कुछ मैंडेटरी पॉइंट्स थे, ज़रूरी पॉइंट्स थे, ये आपको ध्यान रखने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिपोर्ट्स। तो कौन कौन सी रिपोर्ट्स मेंटेन होनी चाहिए टू ट्रैक द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट, टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। पहला आता है डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट। एक प्रोडक्शन रिपोर्ट बनती है जिसमें कि डेली हमारा कल क्या क्या कास्ट हुआ था वो आता है, और
कितना क्यूबिक मीटर हुआ वो आता है, क्योंकि क्यूबिक मीटर बहुत मायने रखता है प्रीकास्ट में, मैटर करता है। सारा इस पे ही चलता है। कल अगले दिन आके कोई पूछता है तो भाई कितना क्यूबिक मीटर कास्ट किया, ऐसा प्रीकास्ट में चलता है। और डेली इरेक्शन रिपोर्ट, कितना इरेक्शन हुआ कल, क्या टारगेट था, कितना अचीव किया, वो सब उसमें आना चाहिए। वीकली प्लान्स एंड टारगेट, हफ्ते का या 15 दिन का एक प्लान बनता है कि आपको नेक्स्ट 15 डेज में इस एलिमेंट के इतने नोस कास्ट करने हैं। एक टारगेट दिया जाता है या इरेक्ट करने हैं इरेक्शन और प्रोडक्शन टीम को। तो डेली उस फॉर्मेट को भरते रहते हैं कि अगर 10 करने हैं तो आज 1 किया या 2 किया तो इतना बैलेंस रहेगा। तो एक ट्रैकिंग रहती है, उससे फ़ायदा ये होता है कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट कास्ट नहीं होता। एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट कास्ट होगा तो अच्छा खासा वो एक नुकसान है, वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए एक वीकली प्लान और टारगेट का शीट हमेशा रहना चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास। मंथली रिपोर्ट्स, मंथली रिपोर्ट से मेरा मतलब है कितनी आपकी पूरे महीने में कास्टिंग हुई, कितनी लेबर लगी थी, कितना आपके रिसोर्सेज लगे हैं उसमें, कितना आपका इंसर्ट्स जो हैं वो लगाए, वो सब आपके पास आना चाहिए ताकि आप ट्रैक कर सके जितना मैंने क्यूबिक मीटर कास्ट किया उसके अगेंस्ट जितना लेबर लगा, क्या वो मैच हो रहा है जो हमने पकड़ा था अपने एस्टीमेट में। बहुत ज़्यादा तो नहीं जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है तो कहाँ वेस्ट हो रहा है। सेम विद इंसर्ट्स, 10 एलिमेंट कास्ट के एक एलिमेंट में फॉर एग्जांपल 2 वायर लूप आते हैं तो 20 वायर लूप लगने चाहिए। 20 का शायद 21 हो सकता है कोई वेस्ट हुआ होगा, तो 21 पर 25 नहीं होना चाहिए, है ना। 25% ऑफ वेस्टेज नहीं चलेगी। तो वो सब ट्रैक करने के लिए मंथली रिपोर्ट आपके पास आनी चाहिए। एक हिंड्रेंस रजिस्टर होना चाहिए आपके पास। हिंड्रेंस रजिस्टर कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए बहुत काम में आता है। अगर इन एनी केस प्रोजेक्ट में डिलेज होते हैं तो जो भी बीच बीच में दिक्कतें आई हैं, फॉर एग्जांपल आपको पावर सप्लाई नहीं मिली या रेनी सीजन था या XYZ को भी कोई भी इश्यूज थे ड्यू टू नेचुरल इश्यूज या क्लाइंट की साइड से, तो डिले के टाइम पे वो काम में आता है ना। एक्सटेंशन ऑफ टाइमलाइन में यूटी में वो काम में आता है। तो ये चीज़ें रिपोर्ट्स है जो हमको मेंटेन करनी चाहिए, मैंडेटरी रिपोर्ट्स हैं। और आगे भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, प्रीकास्ट वेब के नाम से पेज है। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और जिन जिनको ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत है उसके साथ शेयर ज़रूर करना है ये वीडियो। फिर मिलेंगे दोबारा अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।